हूँ निंदरे पारे पारे ओ चली जाया ओ कड़ी पर राम जपना निंदरे पारे पारे ओ चली जाया ओ कड़ी पर राम जपना। इस आवाज को मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने इस आवाज को नहीं सुना होगा। इस समय स्टेट लाइन की टीम हिमाचल पहुंची है और इस समय हम कर्नेल राणा जी के साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने पिछले तीन 30 सालों से पूरे अगर बात करें सिर्फ हिमाचल प्रदेश की ही नहीं, आप बात करें जम्मू की या पूरे भारतवर्ष की, तो 30 सालों से ये गा रहे हैं और लोग इनके भजनों के साथ साथ में इनके गाने भी बहुत लोकप्रिय हुए हैं। आइए आज इनके साथ खास मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कब से गा रहे हैं, इनका सबसे लोकप्रिय गाना कौन सा रहा, कौन सा भजन रहा, और अभी भी उसी फन के साथ पूरे दुनिया का मनोरंजन कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राणा साहब, कितने वर्ष हो गए आपको गाते हुए? लोगों के अंदर भक्ति की भावना भी पैदा होती है जिस समय आप गाते हैं, यानी कि एक अलग माहौल बन जाता है, समय को बांध लेते हैं आप। ये गाने का शौक तो मुझे बचपन से रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाते थे। अच्छा। वो पहले आर्मी में वो सर्विस करते थे, आर्मी में जॉब करते थे। उसके बाद वो ओएनजीसी में, ऑयल नेचुरल गैस कमीशन में वो कार्यरत रहे हैं। तो जब भी वो घर, उनको शौक बहुत था, घर पे हारमोनियम तबला सब रखा हुआ था। जब वो घर आते थे तो वो शौकिया तौर पे पूरा मनोरंजन करते थे, बैठते थे, गाते थे। और वहीं से वो एक कह सकते हैं कि अंकुर वो अंकुर वहीं से वो फूटा। अंकुर वहीं से, जी। गीत संगीत का अंकुर वहीं से फूटा। और स्कूल टाइम में जो प्रेयर्स होती थी, 26 जनवरी 15 अगस्त के जो प्रोग्राम होते थे, उसमें मैक्सिमम हम लोग को मौका मिलता था पार्टिसिपेट करने का। लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेशनली मतलब कोई ऐसा सिंगर बनूंगा या मैं इतना कुछ कर पाऊंगा। थोड़ा बहुत जो भी कर पाया हूँ। आफ्टर स्कूलिंग जब मैं कॉलेज आया, तो कॉलेज में हर बच्चे को थोड़ा सा अपने आप को फेमस करने का या एक्सपोजर का वो कोई ना कोई मौका ढूंढता है। तो मैं उस टाइम गजलें होती थी, ज़्यादातर गजल कंपटीशंस वगैरह चलते थे, या पुराने फिल्मी सॉन्ग्स चलते थे। हमारा लोकल सॉन्ग उस टाइम नहीं सुनते थे लोग, इतना हम्म। उसको पसंद नहीं करते थे। हम्म। शायद ऐसा कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स रहा होगा, कोई हीन भावना रही होगी, कि वही कारण है कि ना तो हम अपनी बोली बोलने में भी हम शर्म महसूस करते थे, अपना गीत संगीत सुनने में तो बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करते थे। लेकिन धीरे धीरे चलता रहा। और कॉलेज में एक थोड़ा सा, कॉलेज के जितने मेरे फ्रेंड्स लोग थे, दोस्त लोग थे, वो जाने लग पड़े। तो एक बार की घटना है कि हमारे एक इंटर कॉलेज कंपटीशन था, तो जिसमें लगभग 20-22 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो क्योंकि हम होस्ट थे और उसमें मैं खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा था, तो जब वो सारा कंपटीशन खत्म हुआ, तो जजेस को उसमें रिजल्ट कंपाइल करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। हम्म। तो उन्होंने, हमारे जो म्यूजिक टीचर थे, उनको कहा कि भी कोई अपने किसी बच्चे से एक आइटम, गेस्ट आइटम करवा। तो साथ में मैं पास ही खड़ा था, तो तुरंत उन्होंने मेरे को बोला, तू कोई कोई गीत सुना। तो मेरे दिमाग में उस टाइम एक ही गजल थी जो मैंने गा दी थी। बाकी दिमाग मेरा बिल्कुल क्लीन स्वीप हो गया। अब मैं सोचूं क्या करूं। तो स्टेज पे गया, और उस टाइम मेरे को एक ही गीत याद आया, डाडी दी बेड़ी सौकनी मेरी है। और पूरा हॉल खचा खच भरा हुआ था। तो जब मैं उस टाइम आंखें बंद करके गाता था, क्योंकि सामने जो दोस्त लोग बैठे थे, वो कोई ना कोई शरारत करता था, कोई अच्छा हंसा रहा, अच्छा। कुछ ना कुछ इशारा करते थे, तो वो कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाती थी। ठीक। तो जब मैं गा आंखें बंद करके मैं गा रहा था, तो पिन ड्रॉप, पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल जैसे बड़ा जबरदस्त माहौल हुआ। हम्म। जैसे ही मैंने गीत खत्म किया, आंखें खोली, तो वो पूरा हॉल सारा खाली। वो जो जजेस थे बेचारे वही बैठे हैं, 5-7 लोग कुछ और बैठे थे। मैं बड़ा डिमोरलाइज हुआ। मैं स्टेज के पीछे आ गया और मैं बड़ा उदास हो गया, खड़ा हो गया। कि तो लोग चले गए हाँ यहाँ पे से। ये, मैं इसका मतलब मैंने अच्छा नहीं गाया या हम्म। लोगों ने पसंद नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ। तो एक यूपी का लड़का था, उसके फादर यहाँ सर्विस करते थे योल में।
तो वो मेरे पास आया, मुझे कहता भाई यार मुझे पता नहीं चला कि तूने गाया क्या, बोल तो समझ नहीं आए, लेकिन फील मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं अपने गांव में पहुंच गया हूँ और गांव की मुझे पूरी फीलिंग आ रही थी। और ये तेरे अच्छा लग रहा था तेरे उस पे। चलो बात वो आई गई हो गई। और फिर थोड़ा सा हौसला आया, लेकिन क्योंकि वो कॉलेज के स्टूडेंट उस टाइम थोड़ा जोश होता है, अपने आप को ज्यादा थोड़ा साबित करते हैं, वो कुछ बात उतनी ज्यादा मेरे को वो बढ़ नहीं पाई। तो आफ्टर ग्रेजुएशन हमेशा जहाँ भी कल्चरल एक्टिविटीज कोई होती थी मैं चला जाता था, घर से भी सपोर्ट मिलता था। तो आफ्टर ग्रेजुएशन फिर मैं नेहरू युवा केंद्र में एज नेशनल नेशनल सर्विस वॉलंटियर मैंने ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ भी मैक्सिमम हमारी पार्टिसिपेशन जो होती है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होती थी, उसमें हम लोग जाते थे, वहाँ चलता रहा। फिर उसके बाद नेहरू युवा केंद्र में ही मैं एज अ कंटेंट टाइपिस्ट मेरी वहाँ सिलेक्शन हुई। तो वहाँ भी इसी के साथ जुड़ा रहा। बाद में 87 में 88 में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में कुछ पोस्टें आई आर्टिस्टों की। तो उसमें मुझे लोग जानते थे, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि यार आप ना अपना नाम फॉरवर्ड करवाओ और ऐसे ऐसे इंटरव्यू हो रहा है, तो उसमें आप आओ और आपकी आप जैसे कलाकारों की हमें ज़रूरत है। तो उसमें सिलेक्शन हो गई। फिर मुझे काफ़ी मौका मिला प्रैक्टिस का, रियाज का, जो लोग हमारा लोकल डायलेक्ट लोकल जो हमारा फोक है उसके ऊपर काफ़ी कंसंट्रेट किया। तो जब घर में जाता था इस दौरान, तो मेरे फादर मेरे को पूछते थे यार तू ग्रेजुएशन तूने म्यूजिक सब्जेक्ट में करी, तो जरा सुना तू क्या क्या गाता है। तो मैं बड़ी गजलें गुजलें और काफ़ी वो सुनाता था। तो उन्होंने मेरे को मुझे जो कहा कि भाई तू ऐसा है, ये गजलें गुजलें छोड़, जो फोक तू गाता है ये ऐसा लगता है कि वाकई तू मतलब अच्छा फोक गा अच्छा, सकता है, ठीक ठीक ठीक। और उसमें गाँव का पूरी फील आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम इस पे कंसंट्रेट करो। तो मैंने बाकी सब फिर गजलें गुजलें वो सब छोड़ छोड़ दिया। छोड़ दिया ठीक। और फोक पे कंसंट्रेशन किया। उसके बाद मैंने पहली मेरी आकाशवाणी में ऑडिशन हुई 88 में। अच्छा तो जी। उस ऑडिशन में मैं फेल हो गया। मैं फिर बड़ा डिसाइड मतलब मैं फिर से वो। बड़ा डिमोरलाइज हाँ हुआ कि हाँ यार जी। मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, अच्छा नहीं गा पाया। 89 में मैंने दोबारा ऑडिशन दी, तो उसमें मैं पास सेलेक्ट हो हो गया, गए। सिलेक्ट हो गया। अच्छा फिर अच्छा। जब आकाशवाणी की रिकॉर्डिंग होती थी, तो पूरे गांव को बताना कि इस दिन मेरी रिकॉर्डिंग है, उसकी मेरा ब्रॉडकास्ट होगा, तो आपने सुनना है, ये वो हम्म मतलब थोड़ा वो रहता था क्रेज जैसा। हम्म। तो वो सिलसिला चलता रहा। इन बिटवीन जलंधर दूरदर्शन में भी एक दो बार रिकॉर्डिंग्स हुई, पर उसमें उसमें इतना ज्यादा एक्सपोजर हमें नहीं नहीं मिल मिला। पाया। 95 में मेरी पहली कैसेट आई, चंबे पन्ने दो बेड़ियां। अच्छा और ये जो गीत था ये मैंने बचपन में कभी एक उसके दो बोल लिखे थे, क्योंकि अच्छा मेरा जो गांव है वो चंपापत्तन में ही है। अच्छा। तो उसके वहाँ अच्छा, तो बात काटता हूँ आपकी, लिखने का भी शौक रखते हैं? ऐसे क्या होता है ना, बचपन में कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके जो लोकल जो आपका जो भी घटनाएं होती हैं, हम्म। उस पे कई बार बाल मन में वो चीजें मतलब वो छाप रह जाती छाप है। रह जाती है। जी। तो कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि मेरे घर हैं वो बीच में ब्यास नदी बहती है, हम्म और हमारे जो चंबा पत्तन है वो हमारे घर के उर्ली तरफ है, हम्म और मेरे ब्रदर के जो ससुराल थे वो दरिया के पार थे, गरली हम्म प्रागपत्र। हम्म तो कई बार उनको भाभी को छोड़ने जाते थे, लाने जाते थे। तो जो मलाह थे, किश्ती चलाने वाले, वो हम्म उनकी बड़ी मतलब मनमानी होती थी हम्म। कि जब दिल किया तो ले गए, जब दिल किया तो नहीं लेना। वो तो बिजी हो जाते थे। अच्छा। तो एक लड़की थी जिसकी नई नई शादी हुई थी, और उसके कुछ दुर्घटना हो गई थी उसके ससुराल में, तो उसकी वो मिन्नतें करे कि मेरे को दरिया के पार ले जा पहुंचा पाई। दो। तो क्योंकि वहाँ चंपापत्तन सेंटर में है, उसके नीचे देरा और ऊपर नदौन है। तो नदौन में एक बेड़ी होती थी, देरा में भी एक बेड़ी होती थी। जो चंपापत्तन बड़ा बिजी पतन होता था, वहाँ दो बेड़ियाँ थी। हम्म। तो बचपन में एक ही थोड़े दो बोल लिखे, होरना पतना को बेड़ी, चंपापत्तन दो बेड़ियाँ, पलाओ मलाई या पहले पूरे न गाई दे, मतलब पहले पूर मतलब पहले चक्कर में ही मेरे को तू पार लेके जा। फिर जब मैं कॉलेज आया, तो उस लड़की की जगह मैंने अपने आप को रखा कि जब वो लड़की सबको छोड़ छाड़ के चली जाती है, तो उसकी दिल पे क्या गुजरती है, कैसे गुजरती है। तो यहाँ कॉलेज आके वो गीत कंप्लीट हुआ। फिर जब भी कोई ऐसा मेरे को मौका मिलता था, फिर मैं गाते थे तो आप? उसको थोड़ा बहुत गा लेता था अब हमारे आकाशवाणी में। दर्शकों को भी सुना दीजिए दो बोल उसके। वो है एक्चुअली थोड़ा आज थोड़ा कोल्ड लगा है, थोड़ा हम्म। जुकाम की वजह से ऐसा है। पर
चंबे पतने जानी चंबे पतने जानी दो बेड़ियां पलावो मलाया पैलड़ वो तेरी सो पैलड़ पूरे न गाई दे। वाह जी, वाह जी। जी तो फिर ये आपका गाना कंप्लीट हुआ कॉलेज में? कॉलेज। अच्छा, बिल्कुल। तो एक कैसेट में कितने गाने थे? एक्चुअली हमारे टाइम में जब मैंने गाना शुरू किया था तो पहले तो हमने लोकल कंपनीज में गाना शुरू किया। तो क्योंकि जब स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होता है तो सारी कंपनियां ऑलमोस्ट मतलब उसको उसका बहुत दुरुपयोग करती हैं, लूटती हैं। तो शायद मेरा भी उस टाइम थोड़ा सा दुरुपयोग हुआ था। एक कैसेट में 8 गीत होते थे। तो उन जो कंपनी के ऑनर होते थे वो ये कहते थे कि ये रिस्क है, कल को आपकी कैसेट चले ना चले और ये हमें लॉस होगा। तो मेरा थोड़ा, मैं ये बोलता था कि जो लॉस होगा उसको मैं पे कर दूंगा, लेकिन आप कुछ तो दो। तो जब पहली कैसेट गाई थी मैंने तो उसमें मेरे को 3100 रुपये और एक लड्डू का डब्बा दिया था, मुझे आज भी याद है। अच्छा जी। और इस कैसेट का उस टाइम उन्होंने मतलब जिसको बोलते हैं करोड़पति बन गए उसके जो, हाँ उसके जो ऑनर थे। तो उसमें काफी उनका मतलब ठीक था, पर उनका मैं इस करके भी धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मौका दिया, मौका मिला। तो वहीं से आप वैसे लोकप्रिय भी बन गए। हाँ वो लखापति बन गए और आप लोकप्रिय बन लोकप्रिय गए। हो गया। अच्छा। तो ये मेरे लिए एक बहुत सम्मान की बात है और बहुत अच्छा लगा। और जब थोड़ा सा पॉपुलैरिटी मिल गई लोगों की, जब नेचुरली लोगों ने पसंद किया, तो उसके बाद मेरा डबल दायित्व हो गया। मुझे और टेंशन हो गई कि यार अगली कैसेट करूंगा तो वो तो इससे ज्यादा हिट होनी चाहिए, इसको लोग और पसंद करने चाहिए, अदरवाइज तो लोग बोलेंगे अच्छा वो चलो उसने बाई चांस एक गा दिया और बस हो लिया। तो काफी मेहनत करी। और ये बात मैं इस करके बोल रहा हूँ कि आपके जो जितने भी आपके दर्शक हैं, आपके श्रोता हैं, हर किसी को पॉपुलर होने का शौक होता है। हर ये चाहता है कि मैं अच्छा स्टार बनूं, अच्छा सिंगर बनूं, अच्छा मैं गा लूं, चाहे किसी भी विधा में है। लेकिन जब हमें थोड़े लोग जैसे मान लो कोई हम ऐसी आइटम गाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं जिसे हमें लोग पसंद करते हैं, और जब लोग पसंद करते हैं तो वो स्टारडम हमारे दिमाग में थोड़ा सा आ जाता है। जो हमें पसंद करते हैं हम उनको थोड़ा सा ना डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कोई सामने आया, नहीं 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 छोड़ो छोड़ो मेरे पास टाइम नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो ये वाली जो भावना है ना, ये कतई नहीं होनी चाहिए। दूसरा, स्टारडम तो मतलब स्टारडम यार किस पे स्टारडम दिखाओगे आप? जो अगर ये पब्लिक आपको पसंद ना करे, पब्लिक आपको सुने ही ना, तो पब्लिक ही तो आपको स्टार बना रही है। बिल्कुल। तो उनके लिए सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करें। और क्योंकि जो अक्सर हम देखते हैं जो पुराने जो लोक संगीत है, पॉपुलर बनने के लिए उस लोक संगीत को ना तोड़ मरोड़ के आजकल के उसमें अब मेरे जो मेरे सवाल अभी यही थे, लेकिन जी आपने पहले ही बोल दिया। जी जी मेरे भी सवाल भी थे यही। तो फिलहाल हम इसको यहीं पर रखते हैं। हाँ पहले मेरा एक और सवाल है। अ, लोकगीत से टी सीरीज में इतनी बड़ी कंपनी में आपने गाया, हाँ वहां का उसकी आपका सफर कैसा रहा? मैं थोड़ा सा उसकी आपको अभी घटना बता रहा हूँ। जब यहाँ 2-3 कैसेट मैंने, एक यहाँ की लोकल कंपनी थी वहां पे गई, 2 कैसेट गई। उसके बाद पठानकोट की कुछ कंपनीज थी, उन्होंने कांटेक्ट किया। तो थोड़ा डिमांड काफी पड़ी उन्हें, मतलब लोकल 4-5 कंपनी ने मेरे को कांटेक्ट, उस टाइम मैं गा रहा था, वो सारे का सारा हिट जा रहा था। तो टी सीरीज का होता है कि ये सर्वे करवाते हैं कई बार ना अपना, टी सीरीज उस टाइम सर्वे करवाती थी। तो मुझे एक मैसेज आया कि जी आपको टी सीरीज के लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सा ना, मुझ में एक ईगो जैसी थी। ईगो मतलब अच्छा। कि जिसको जरूरत है वो है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जहाँ हूँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो वो लड़का मेरे पास आया, कहता है नहीं, बोले आप ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा मत क्यों सोच रहे हैं। बोले वो खुद ही आना चाहते थे, उनके दर्शन कुमार जी हैं, उनके जो ऑनर गुलशन कुमार के जो गुलशन कुमार के ब्रदर छोटे भाई, वो उस टाइम ये देख रहे थे रीजनल कैसेट्स का सारा।
तो फिर उनका मेरे को फ़ोन आया कि भाई आप अगर आप कहो तो हम आ जाते हैं, नहीं तो आप आओ। फिर वो मीटिंग वगैरह फिक्स हुई, फिर वहाँ सारी बातचीत वगैरह वो कर करवा के फिर वो यहाँ भी आए। तो जब ही उन्होंने मेरे को साइन किया, और उस दौरान क्या था, क्योंकि मेरी डिमांड बहुत थी, तो सरकारी तौर पे भी थी जब नहीं, मेरे हिसाब से तो अभी भी है। उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो जहाँ भी हम सरकारी, जैसे वीआईपी मूवमेंट होती थी, उसमें मिनिस्टर्स लोग होते थे, उनकी जनसभाएं होती थी, उससे पहले कल्चरल प्रोग्राम होते थे, तो लोग बहुत ज्यादा सुनना पसंद करते थे। वो एक एक दो दो घंटे लगातार गाना पड़ता था। तो वो ना गले पे ज्यादा स्ट्रेस आ गया, तो मेरे को वोकल कॉर्ड में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। तो कहते हैं ना, वो सिर मुड़ाते उड़े पड़े, जैसे वहां उन्होंने मुझे टी सीरीज के लिए साइन किया, और मेरा गला खराब हो गया। ओह। मुझे उन्होंने साइन किया था एज फोक सिंगर। तो मैं परेशान हो गया। कोई कहता है जी किसी ने खिला दिया, कोई कहता है किसी ने गला बांध दिया। कई बार होता है ना पहाड़ों में, जैसे ओपरे के चक्कर में पड़ जाते हैं कि किसी ने किसी को कुछ कर दिया, कुछ ऐसा। तो मैं भी उस फेर में फंस गया। अल्टीमेटली मुझे एक हमारे रिलेटिव हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसा करो, इन चक्करों में मत पड़ो, आप गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली वहाँ जाओ, और वहाँ आपको उनको चेक करवाओ। तो यहाँ लोकल डॉक्टर्स वगैरह सबको मैंने दिखा दुखू के कई कुछ कर लिया, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। तो वहाँ जो डॉक्टर आए, संक्षेप में मैं बताऊँ, वो डॉक्टर ने मेरे को देखते ही कहा कि भाई हाँ, आप बताओ क्या कहते हैं। मैं कहा जी आप, हमारे डॉक्टर तो ये कहते हैं कि भाई ये, मेरे को यहाँ टॉन्सिल था, कि उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है तब करके। बोले भाई साहब ऐसा है ना, मैं अगर आपका टॉन्सिल निकाल दूँ, दुनिया की कोई ताकत आपको गवा नहीं सकती, आपका सिंगिंग प्रोफेशन है। मैं कहा हाँ जी। तो कहते नहीं, वो समस्या वो नहीं है, समस्या है आपके वोकल कॉर्ड में जो है, वो आपने कहीं जरूरत से ज्यादा जोर लगा दिया है, गला मना करता रहा और आप लगे रहे, तो उसमें वोकल कॉर्ड में आपके क्लॉट आ गया है। तो जब तक वो क्लॉट रिमूव नहीं होगा, आपकी ये खराश नहीं जाएगी। तो मैं कहा जी फिर इसके लिए क्या करना होगा। तो उस टाइम में उन्होंने बोला ऐसा करो, अपॉइंटमेंट ले लो, डेट हम दे देते हैं, फला तारीख को आ जाना, 35,000 रुपये जमा करवा देना। तो फिर बाहर आके मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। बाहर मेरे कजन वगैरह थे, ब्रदर वगैरह, उनको मैंने पूछा, कहते नहीं आप करवाओ जमा, हम दे देंगे पैसा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अल्टीमेटली जब ऑपरेशन हो गया, तो 3-4 महीने तक उन्होंने मना किया था कि आप गाओगे नहीं। तो टी सीरीज का मेरे को प्रेशर आया कि नहीं आप गाओ गाओ गाओ। तो दोबारा जब मेरे साथ उनकी मीटिंग हुई, तो मैंने उनको ऐसा कहा, मैं कहा भाई साहब ऐसा है कि लोक गायन क्षेत्र, या मतलब गायन क्षेत्र में मेरा ये दूसरा जन्म है, तो मैं शुरुआत करूंगा भजनों से। अच्छा जी। वो कहते नहीं 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 नहीं, आपके भजन कौन सुनेगा यार, पहाड़ी भजन आपका नहीं सुनेगा कोई भी। नहीं नहीं, हमने आपको एज फोक सिंगर किया है। मैं कहा जी ये पढ़ो आपका कॉन्टैक्ट, और ये पकड़ो, आप जो आपने एडवांस एडवांस दिया है पकड़ो, मेरे को नहीं चाहिए। और अगर आपको ठीक लगता है तो मैं भजनों से गाऊंगा, नहीं लगता तो आप अपना संभालो। फिर थोड़ी देर उन्होंने फिर सोचा, अच्छा चलते ठीक है, अच्छा पर आप ऐसा करो, भजन तो ठीक है मान लिया, पर एक फोक सॉन्ग की कैसेट भी गाओ। मैं कहा हाँ ये मैं ये कर दूंगा। फिर मैंने कंडीशन रखी, मैं कहा जी तो फिर मैं 3 कैसेट करूंगा, कि बार बार फिर मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता। कहते ठीक है डाल। फिर वो रिकॉर्डिंग हुई, तो वही जो भी निंद्रे पारे पारे चली जाए घड़ी पर राम जपना, ये ये कैसेट तो वो बड़ा थी। लोकप्रिय हुआ, बहुत ज्यादा बहुत पॉपुलर, ज्यादा है ना। बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो दूसरी कैसेट करी, यहाँ हमारे बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, जी जी। फुल्ला दी बरखा लाई बाबे ने। उसमें तो शायद वो डोलगिरी पर्वत है, दोहर की पर्वत, यस, वो भी है बिल्कुल उसमें। वो भी है। बहुत बहुत सुना है, बहुत लोकप्रिय। हाँ, और तीसरी कैसेट करी थी मैंने, कैसा लगा गोरी ये पाड़े दा बसना, दिल लुट ले गया है तेरा तेरा हंसना। हंसना। तो ये तीनों के तीनों जो कैसेट्स थी वो सुपर सुपर डुपर हिट डुपर थे। हिट होगी। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं आप जो भी करोगे, आप एक फोक, एक भजन, और एक भेंट, जो भी मतलब हर बार आप 3 की 3 कैसेट्स करते जाएंगे। फिर तब से लेकर सिलसिला चलता रहा। और मतलब फिर मैं भी थोड़ा बोला कि जी मेरी पेमेंट बढ़ाओ, आप ऐसा करो, लोगों को इतना ही होता। चलो उस टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन जब सोशल मीडिया आया, तो हमने जो राइट्स दिए थे उनको, हमने राइट्स दिए थे ऑडियो वीडियो के, सिर्फ केवल इसके लिए, कैसेट के लिए, सीडीज के लिए। बाद में यूट्यूब ये वो सो सारा भी वो शुरू हो गया, तो अभी तो वो थोड़ा सा है, कुछ इश्यू चल रहे हैं, हो जाएंगे सॉर्ट आउट। तो उसमें जी। आर्टिस्टों को थोड़ा सा वो रहा जी। अनुराधा जी के साथ भी गाया हाँ आपने, बिल्कुल। मैंने सुना है। और कौन से बॉलीवुड के जो दिग्गज सिंगर हैं, तो उनके साथ आपने गाया है? मैंने अनुराधा पौडवाल जी के साथ गाया है, श्रेया घोषाल जी के साथ गाया है,
एक अपने भोजपुरी सुपरस्टार रहे हैं, अभी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा गाते थे वो, मतलब गाते भी थे और वो एक्टिंग भी एक्टिंग करते भी थे, करते हीरो भी। हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, छी- छैला प्यारी। अच्छा अच्छा। हाँ, छैला प्यारी, वो अच्छे, मतलब बहुत अच्छा उनका जी। रहा। तो बल्कि वहाँ भोजपुरी किसी फिल्म में गाने की ऑफर आई, लेकिन वो थोड़ा सा मेरे को उनका जो कहानी थी वो स्क्रिप्ट ठीक नहीं थी। स्क्रिप्ट थोड़ा सा वो यहाँ के अकॉर्डिंग नहीं था, तो फिर मैंने रिफ्यूज कर दिया कि जी मैं ये ऐसा नहीं मैं गा पाऊंगा। अच्छा जी। जी जी। करनेल जी, गाने के साथ में और क्या रुचि रखते हैं आप? मेरे पर्टिकुलर कोई कोई ऐसी कोई रुचि नहीं, जी। मतलब जॉब के साथ साथ, जब क्योंकि मेरी सरकारी जॉब थी, हम्म। और उसके साथ साथ मुझे ये इस फील्ड में इसको साथ लेके चलना, इसका तालमेल बिठाना मेरे लिए बड़ी समस्या होती थी। ठीक ठीक। ऊपर से डिमांड बहुत थी, हम्म। जागरण और स्टेज शो वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, तो उसमें तालमेल करने में थोड़ी दिक्कत होती थी। फिर समस्या ये आती थी कि जब तक आप कुछ नहीं है तो सब आपके दोस्त हैं, जब आपके पास और जब आप थोड़ा सा पॉपुलर हो जाते हैं तो जो आपके दोस्त होते हैं सबसे बड़े दुश्मन हो जाते बिल्कुल। हैं। सॉरी। तो शायद मेरे मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो जैसे जैसे थोड़ा समाज में यश कीर्ति प्रतिष्ठा थोड़ी बहुत जो भी थी, वो जैसे मिलती गई, तो दोस्त, तो जहाँ नए दोस्त भी बने, लेकिन वही पुराने जो दोस्त जो होते हैं ना हमारे कुछ लोग, जैसे एक दूसरे की टांग खींचने की जो खींचने वो की ज्यादा होता चलती रही। है। तो चलो फिर भी बहुत अच्छा रहा। राणा जी, जिस बात में मैंने आपको काटा था, अब सवाल मेरा ये है कि उभरते हुए कलाकार जितने भी हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, करना भी चाहिए। संगीत तो उन्हीं सात स्वरों में बंधा हुआ है, वहां से बाहर तो जा नहीं सकता। तो देखते हैं कि पुराने गानों को, अ, आप चंबा हिमाचल के जो गाने चलते हैं पुराने, अंजलि जिसको कहते हैं, और भी घुरई वगैरह, उनको यानी कि उसको मॉडर्नाइजेशन करते हैं, उसका अलग से उसको बना देते हैं, बीच में रैप घुसा देते हैं। तो आप किस नजर से देखते हैं इन सबको? मैं इन इन ये जो इस मतलब, मैं किसी को वैसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं केवल मात्र आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, और बड़ा सख्त संदेश देना चाहता हूँ। ये जो गीत, पुराने लोकगीत हमारे बने हैं, ये उन बुजुर्गों ने बनाए हैं जिन बुजुर्गों ने इन गीतों को अपने जीवन में आत्मसात किया है, बिल्कुल, उनको जिया है, जिया है, जिया है। जिया है, झेला है। भाई साहब 10-10 किलोमीटर से वो पानी लेके आते थे, पीने का पानी 10-10 किलोमीटर से दूर हम्म। से लाते थे। बरसात के दिनों में जब पंचकियां, घराट वो हम्म। सारे पानी में बह जाते थे, तो वो अ, अनाज बॉयल करके खाते थे। बिल्कुल। और इतने मतलब टफ लाइफ थी, इतनी टफ लाइफ थी, खास करके हमारे पहाड़ की तो बहुत टफ लाइफ थी। तो वो उन गीतों को, उसमें भी वो खुशी ढूंढते थे कि दो पल हमें खुशी के मिल जाए। तो वो शाम हो गई है, अपने काम, तो वो जब घर लौट रहे हैं तो वो चिंजोटियां गाते चल रहे हैं, अपना वो गाते गाते चल रहे हैं, हम्म। और अपने जीवन पे आधारित वो सारे के सारे गीत थे। हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, हमें हर सुख सुविधा हमें मिल रही है, हम्म। हर चीज घर पे अवेलेबल है। आप एक मैसेज करो, आप जोमेटो वाला भी आपको हर खाना चीज पहुंचा देके के जा, देगा, खाना जो पहुंचा चाहिए देता आपको वो है, घर आपको वो सब पहुंचेगा। मिलेगा। हाँ। उस टाइम ऐसा नहीं था। अब हम उस समय के गीतों को, एक तो उन गीतों की जो भाव, अगर आप उन गीतों को ध्यान से सुने, तो उसमें ऐसे लगता है कि वाकई यार वो बहुत मुश्किल लाइफ थी। और आज उन गीतों को हम एक सस्ता जैसा म्यूजिक के साथ एक फूडपन एक्ट करके हम गीतों का मजाक उड़ाएं, तो मैं समझता हूँ कि वो तो हम उन बुजुर्गों के साथ हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं। और अपने आने वाली पीढ़ियों को हम क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, आप बनाओ। हमारी वर्तमान, हमारी जो लाइफ है, अभी जो लाइफ चल रही है, बहुत इजी लाइफ है, हंसी खुशी है। आप नए गीत लिखो, नए गीत कंपोज करो, आप जैसे मर्जी उसको गाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन पुराने जो 100-100 200-200 साल पुराने गीत बनाए लोगों ने यार, उनको हेरिटेज देखो ना, वो आने वाले टाइम में हेरिटेज होने वाले हैं। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, अब भाषा बोली वो बदल रही है, जैसे जैसे एजुकेशन आ रही है,
भाषा बोली हमारी चेंज हो रही है, जी जी बिल्कुल। और जो ठेठ शब्द थे वो खत्म हो रहे खत्म हैं, हो रहे हैं वो है ना। उन्हीं उन्हीं गानों में, उन्हीं उन्हीं, बातों हाँ, में। उन्हीं गातों, जी जी। जो हमारी गाथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, लोकगीत हैं, वो केवल मात्र उनमें ही सुनने को मिलेंगे। तो सरकारी तौर पे भी जो इससे संबंधित जितने भी विभाग हैं उनको भी चाहिए कि इन गीतों को प्रिजर्व करें, जो हमारी लोक गाथाएं हैं, लोक संगीत है, और जो लोक कलाकार जो इस पे काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिले। पब्लिक तो नो डाउट बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है, बहुत ज़्यादा वो करती है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है लोग कलाकार है वो इस विधाओं को छोड़ रहे हैं, कारण कि वो मान सम्मान जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। हाँ, कोई दूसरा कोई सस्ता सा कलाकार उठ के उनको उन्हीं गीतों को तोड़ मरोड़ करके उसका पोस्टमार्टम करके वो दिन ब दिन उसकी पॉपुलैरिटी मिल जाती है और वो स्टार बन जाता है। तो आप स्टार बनो। जो हमारे नवोदित कलाकार हैं, मुझे माफ करना भाई, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये जो हम कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं, ये हम उन बुजुर्गों के साथ, उन लोक गायकों के साथ जिन्होंने जिंदगी खपा दी, ये उनका उनके साथ अन्याय है और घोर अन्याय है। जिन्होंने जिन गीतों में उनका भाव है। बिल्कुल। अब जैसे अब आपके यहाँ जैसे मतलब पाख चलती है, ये लाओ यार को पाख सुना को, बढ़िया ये पाख सुना। तो हमारे एरिया में भी पहले पाख का प्रचलन था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जब किसी भी उसमें जब वो मिक्स हो जाता है ना सिस्टम, तो वो अपने उसको भूलना शुरू हो जाते हैं लोग। तो पहले हम पंजाब के साथ थे, पंजाब के से जब अलग हुए, तो जब पंजाब के साथ थे तो पंजाब का अपना वहाँ पंजाबी कल्चर होता था, यहाँ पहाड़ की पाक चलती थी। फिर बाद पंजाब पंजाब से अलग हो गए तो हमारा हम उसमें बट गए कि हमें कांगड़ी हूँ, ये चंबियाड़ी है, मंडियाड़ी है, सिरमौरी है, मतलब उसमें हमारा विभाजन हो गया। जब हम आर्मी में जाते तो हम डोगरा रेजिमेंट को अपनी रेजिमेंट समझते थे। बाद में जम्मू वाले वो डोगरा रेजिमेंट जम्मू के जी, डोगरा रेजिमेंट जम्मू की है, डोगरी बोली जम्मू की है। तो इस पे नहीं जाके हम लोग को केवल मात्र हमारी जो पहाड़ी भाषा है या पहाड़ी बोली है, ये हमारे पहाड़ी सॉन्ग है, ये मतलब ये जितना भी एरिया है सारा ये पाकिस्तान तक चला जाता है, जो पाकिस्तान का जो तंग धार वगैरह पार चले गए, तो वहां भी लोग पसंद करते हैं। मुझे कई बार कुछ लोगों के फोन आते, पहले तो मैं सुनता नहीं था, कि थोड़ा लगता था कि पता नहीं कौन क्या है, तो बताते थे लोग कि जी हम वहाँ जगह से बोल रहे हैं, हमें नंबर वहां से मिला, तो बहुत अच्छा लगता है हमें, ऐसे लगता है कि आप हमारे सिंगर हो, ऐसे वो तो मतलब उस टाइम अच्छा कि वाकई संगीत या लोक संगीत की कोई सरहद नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। सरहद तो हमने बनाई है। बिल्कुल जी। जी। राणा साहब, अब जाते जाते आपका मनपसंद गाना हमारे दर्शकों को सुना दें, गाना या भजन आप जो भी गाना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कलाकार जो भी गाता है वो सब उसके बेस्ट ही होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक कोई बेस्ट है, या होता है ऐसा? मुझे मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत मतलब 30-35 गीत मैंने लिखे हैं, कुछ भजन लिखे हैं। तो जहाँ जैसे समय चेंज हुआ, तो मैंने भी कोशिश की है 2-3, जैसे एक था आइजा दिखिले दिल्ली दी गोरी उसन पहाड़ा दा, एक ये गीत था, और एक कजो नैन मलाए दिला मेरे, कजो चैन चुराया जानी मेरी। इसमें हमारी जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि जैसे हम टीन एज से थोड़ी यंग एज में आते हैं, तो अक्सर हमारी जो नेचुरल खैर वो आंख मटाका हो जाता है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो जाती है, अपोजिट सेक्स के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं। तो ये जो गीत था उसमें कोई लड़का किसी लड़की से बड़ा प्यार करता है, लेकिन लड़की की शादी कहीं और हो जाती है, तो फिर वो अपने दिल को कह रहा है। तो कुछ इस तरह का थोड़ा सा मैं सुनाऊं, ये गीत भी काफी मैंने पहले लिखा था। थोड़ा सा इसकी मैं दो लाइन आपको सुनाता हूँ। कजो नैन मलाए ओ दिला मेरे, वो कजो चैन चुराया वो जानी मेरी, कजो नैन मलाए ओ दिला मेरे, वो कजो चैन चुराया वो जानी मेरी। पहले चोरी चोरी नखरे दिखाए थे, फिर रोई रोई फफड़े लगाए थे, कजो पोड़ा पाड़ा दिलो मेरा लुटिया,
छुआ मारी कने तुपाओ कजो सुटिया कजो नैण मलायो दिला मेरे कजो चैन चुराया वो जानी मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। दर्शकों, तो आज हमारी खास मुलाकात, हमारा ये सिंगरों से बात करने का अंक यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने बात की हिमाचल के प्रसिद्ध सिंगर कर्नेल राणा जी के साथ, जिन्होंने पिछले 30 सालों से, मैंने आपको पहले कहा, मेरा तो बचपन इन्हीं के भजन सुनते हुए हम बड़े हुए, और अभी अब मैं भी 30 साल का हो रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो निंद्रे पारे और अब बाबा बालकनाथ, ये भजन यानी कि अभी तक आप कहीं पर भी जाएं, जागरण में जाएं, कहीं पर जाएं, पहाड़ी एरिया क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा चलते हैं। गाने भी उसी प्रकार से इनके प्रसिद्ध हुए, भजनों की कैसेटें इनकी प्रसिद्ध हुई। मनी महेश में आप मेरी रील्स अगर देखेंगे इंस्टाग्राम पे, जितनी भी हैं सब आपके भजन हुए, सच कह रहा हूँ। मनी में सा लग गया तेरा मेला, तो बहुत सारे यानी कि इनके भजन सभी लोग सुनते होंगे, मैं जानता हूँ अच्छे से। आशा करते हैं कि जल्दी दूसरे अंक में इनके साथ फिर एक बार मुलाकात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।